तो last class we discussed about all the section that is ATCTU. कल आपने जो वीडियो लेक्चर जो देखा था उसके अंदर दो से कवर हुए थे, ATC एंड ATDU। वहां पे आपको पैम्पलेट दिख रहा था, कुछ अलग दिख रहा था। हाँ, क्योंकि वो पैम्पलेट SY बीकॉम का था आपका, बट द प्रोविजन रिमेन सेम। ATC और ATD, SY इनकम हो या PFI हो, द थिंग्स आर रिमेन सेम। तो वही मैंने SY का ही डिटेल वीडियो आपको शेयर किया था कि आप प्रोविजन में डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। हाँ, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसके अंदर बाकी के जो हमारे जो सेक्शन है इस ATCCC से लेके ATU तक वो कवर किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर कब है या सैटरडे को? एनीवन? मुझे याद नहीं है। ऋत्वी? जो पढ़से सर अल्लाह बद्दा महाराज ये बात है। हाँ, बट उस दिन आपको एक नहीं दो लेक्चर देखने, क्योंकि जो बाकी के जो सेक्शन ATCCC to A2 फ्राइडे ना हार्डली थर्सडे ना छे फर्स्ट डे ना, ओके जिस भी है, बट शेड्यूल के अंदर का वीडियो लेक्चर नंबर 2 यानी एक ही वीडियो लेक्चर है, बट उस दिन आपको देखने हैं एक अब सेक्शन दैट इज ATC to ATU, ACCC to ATU, यानी अब तक जो मैंने थियरी एक्सप्लेन किया वही थियरी है विद अ डिफरेंट PPT प्रेजेंटेशन। प्लीज राइट योर ब्रांच नेम। हाँ, आई एम फ्रॉम निजामपुरा। बाकी सब अपना ब्रांच नेम लिखो, अदरवाइज का मैसेज चला जाएगा। और जिन लोगों ने स्नैप लिया है वो हाँ ગઈકાલના વિડિયો લેક્ચરમાં ATD માં પેલું સિનિયર સિટીઝન ની અમાઉન્ટ તમે 25,000 કેમ કીધી હતી? આ પેમ્પલેટ માં તો 30,000 છે, તો કઈ લેવાની? અરે એવું નહીં, 25 પ્લસ 5 એડિશનલ। એક મિનિટ કોણ કરી તું? એમાં તમે એવું કીધું હતું કે 25,000 પેલી हाँ एडिशनल वेट 25 કરીને 50,000। एक मिनट शन 80 तो 25 अपना पेम्पलेट में કેટલી આપી? 30 આપી છે? 30 આપી છે સિનિયર સિટીઝન ની અને પેલી 25 આપી છે। ना तो वहां पे 50 दो, 30 की जगह पे 50 कर दो। पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 13 पे 20 प्लस 25 एक्चुअली डीलिंग विद द सो मेनी एसएसआर। इवन अभी मैंने वही चेक किया बिकॉज मैं इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ सिंस असेसमेंट 99 2000 से, तो इतनी सारी लिमिट मांग में है, तो हर बार लेक्चर से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि अभी ये अटेम्प्ट के लिए कौन सी लिमिट चल रही है। ठीक है, हाँ तो 25-50 वो करेक्शन कर लेना। ओके, आज हम बात करने वाले टैक्स कैलकुलेशन के बारे में, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। तो मिनट मेरे साथ एक बार पैम्पलेट शेयर किसमें सर, किसमें करना है 25 to 50? ATD नॉर्मल SSC 25, सीनियर सिटीजन 50, 30 की जगह पे 50 करना है, ऑल दैट्स इट। हाँ, ये टैक्स रेट आपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर भी डिस्कस किए थे, सो नॉट लास्ट सेमेस्टर, लास्ट ईयर SY बीकॉम के अंदर नॉर्मल SSC यानी कि SSC की एज अगर बिलो 6 इयर्स हो तो वहां पे टैक्स रेट क्या होगा? अपस 2,50,000 नील, देन 250 to 5 लाख 5%, 5 लाख to 10% टैक्स 20% एंड उसके ऊपर 30%। बट अगर सीनियर सिटीजन हो तो इंस्टेड ऑफ 2,50,000 वो हो जाएगा 3 लाख, एंड सुपर सीनियर सिटीजन हो तो वो हो जाएगा 5 एंड सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। हाँ, ये आपको याद रहे क्योंकि ये बीकॉम के पैम्पलेट में आपका नहीं था। इतनी चीज है। लॉन्ग टर्म कैपिटल की हाँ वगैरह, बट ये नॉर्मली इसको जरूरत नहीं पड़ने वाली, एंड रिबेट है ये। बट हाउ टू कैलकुलेट इट, एक बार मैं सिर्फ आपको रफ कैलकुलेशन दिला दूं कि हम टैक्स कैसे गए थे। हाँ चलो, बोर्ड दिख रहा है? यस सर।
हम बात करें नॉर्मल एसएससी का। नॉर्मल एसएससी का मतलब क्या हुआ, बिलो द एज ऑफ 60 इयर्स, यानी कि मान लो इनकम का अगर वर्किंग करना है, मेरी इनकम का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी नेट टैक्सेबल इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम अगर मेरी है 5 लाख रुपीस, तो मेरी, हाँ बिलो 60 इयर्स है, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। हाँ, तो 5 लाख के ऊपर टैक्स कैसे गिना जाएगा कि ये 5 लाख में से पहले क्या है कि फर्स्ट 2,50,000, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, दैट इज एग्जाम्पशन लिमिट। हाँ, नेक्स्ट हमारा स्लैब क्या है 250 टू 5 लाख, तो मेरी बैलेंस इनकम भी कितनी बची, ठीक है 2,50,000, बैलेंस इनकम कितनी बची 2,50,000, तो 2,50,000 के ऊपर टैक्स कितना होगा 5% ओनली, यानी ये कितना आएगा 12,500, ये आएगा 12,500, यानी कि 5 लाख के ऊपर टोटल मेरा टैक्स कितना हो जाएगा 12,500। बट देर इज अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 87A क्या है, मैं आपको पैम्पलेट दिखा दूं, एक मिनट, अभी मैंने दिखाया था, ये रहा, हाँ ये वाला, कि अगर आपकी इनकम 5 से ज्यादा ना हो, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा ना हो, तो ये रिबेट भी, यार यहाँ पे क्यों ओल्ड लिमिट प्रिंट हुई है, मेक इट, ये जो है ना 5,000, मेक इट 12,500, ये कौन सा है, पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 15 पे 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, मेक इट 12,500। हाँ 12,500, यानी 12,500 का आपको रिबेट मिल जाएगा, 12,500 का आपको रिबेट मिलेगा। यानी कि अभी जो आपके साथ शेयर किया ये क्वेश्चन कि हाँ मेरी इनकम भाई 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इसे लेस हो जाएगा, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500, तो फाइनल आंसर आ जाएगा नील। बट इसके जगह पे अगर मान लो, एक मिनट, किसी का मैसेज आया, एमसीक्यू નું પેમ્પલેટ ક્યારે આવશે भी હવે इट इज अ प्रोसेस। हाँ चलो, अब मान लो कि मेरी इनकम 8 लाख रुपए है, और मेरी इनकम, ये एमसीक्यू में डिस्कस कर रहा हूं, अभी जो स्क्रीन के ऊपर जो डिस्कस कर, हाँ कि भाई 8 लाख की इनकम है, तो 8 लाख के ऊपर टैक्स कैसे होगा, मानव, हाँ एक मिनट आएगा सर। हाँ, तो 8 लाख के ऊपर मुझे बता टैक्स, हाँ 2,50,000 के ऊपर नील, उसके बाद હવે જોવું પડશે સર પેમ્પલેટ ના માં, ના બેલેન્સ જેટલું રહ્યું 20%। बैलेंस पर 20%, हमारा फर्स्ट स्लैब क्या है 0 to 250 नो टैक्स, उसके बाद है 250 to 5 लाख, 250 to 5 लाख, तो 250 to 5 लाख में इनकम कितनी आएगी, नेक्स्ट 2,50,000, इसके ऊपर होगा 5%, यानी होगा 12,500, एंड उसके बाद का स्लैब क्या है 5 to 10 लाख, 5 to 10 लाख, यानी 5 to 10 लाख में इनकम आती है 5 लाख, बट हमारी इनकम ही कितनी है 3 लाख, हमारी इनकम बची कितनी 3 लाख, तो 3 लाख के ऊपर कितना टैक्स आएगा 20%, 3 लाख कितना टैक्स आएगा 20%, यानी होगा कितना 60,000, होगा कितना 60,000, यानी कि 8 लाख के ऊपर टोटल टैक्स कितना है 72,000
500, 72,500, जिसके ऊपर हमें ऐड करना होता है, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो होता है 4%, 4% ऑफ टैक्स। तो 72500 का 4% तो 2900, 2900। यस बराबर है 2900। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 75,000, 75,400, 70,400। सर ये लिखना है? अगर किसी को कैलकुलेशन ऐसे ही पढ़ के समझ, देख के समझ में आ गया तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। केवल लखे थे ना। अरे यार सर હવે તમે કીધું એટલે લખું છું। પેન છો, પેન 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 બતાવો પેલા મને। હા હવે તો નોટબુક આવી, પેન પેન હા છે નોટ હજી ઓપન થઈ। और બહુ કંટાળો આવે છે સર, કેવો વિચિત્ર ટાઈમ છે ને। चल फटाफट लिख ले, टाइम ना ना रखा लिखना हो तो है। छोड़ ले, चल अभी। सर आ टाइम ना रखा है, 12:30 वागे ઊંઘ આવે લેક્ચરમાં। अरे શું भूख કરીએ भी સર? लागे ना यार। બધું જ લાગે, બધું જ લાગે। सर हाँ हाँ, ये 4% किसका है? टैक्स का। ओके सर। यानी हाँ, नॉर्मली हम जो एग्जाम में कंपटीशन बनाते हैं वो इस तरह से होता है कि हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा लिखता हूँ, आप ये वर्किंग लिख सकते हो नोट, क्योंकि एमसीक्यू में तो हमें कोई प्रेजेंटेशन करना ही है, बट एंड सेमेस्टर लाइन के अंदर तो हम इस तरह से लिखेंगे टैक्स ऑन 8 लाख। तो टैक्स ऑन 8 ऐसे लिखेंगे इस तरह से कि फर्स्ट 2,50,000 नील नील, फिर नेक्स्ट 2,50,000 इसके ऊपर 5%। सर एंड सैंपल ऑनलाइन नहीं है अभी तक, मुझे नहीं पता है वे, तो कोरोना के ऊपर डिपेंड है। कोरोना ऐसा चलता रहा तो शायद ऑनलाइन हो सकता है, बाकी ये कंट्रोल में आ गया तो 12,500 एंड बैलेंस 3 लाख के ऊपर, बैलेंस 3 लाख के ऊपर 20%, तो वो होगा 60,000, यानी टोटल का 7,500, उसमें प्लस हायर एजुकेशन से, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% होगा 2,900। तो फाइनल आंसर 75,400। यानी जब हम एक्सेल फॉर्मेट के अंदर जब हम सम सॉल्व करेंगे, हाँ, तो वहां पे प्रेजेंटेशन का ऑर्डर ये होगा। सा अच्छा लगता है ये वाला, में ज्यादा समझ में आया कि ये वाले, पहले वाले में या दूसरे वाले में? दोनों भी सेम ही है ऐसा था, दोनों भी इजी है। सेम ही है, हाँ सर खुद लगे। हाँ हाँ, चार्ट मैट के अंदर नॉर्मली ज्यादा क्लियर है, क्योंकि 2 to 5 लाख, 5 लाख to 10 लाख में याद रखना पड़ता है कि 250 कब लिखना है। हाँ, क्योंकि हमें वाइज अकॉर्डिंगली जानना है। इसे सेम ही है, यानी वापस को कॉपी मत करना।
कोई लिख रहा है? हाँ लिख रहा है ना। देखो अभी दिशा एक जोक, दिशा बेटा यस सर। सब लिखे तब तक एक जोक, सब लोग लिखे तब तक एक जोक सुनाओ। मैं क्या जोक सुना? और आप हंस रहे थे तो चलो कोई अच्छा जोक सुना दो तो हम भी। सॉरी सर, वो मेरा भाई परेशान कर रहा था। डन 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 कर दो म्यूट। ओके चलो तो नेक्स्ट नेक्स्ट ये हो गया ना। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूं। जिसका बाकी हो हाँ बोल, बाकी तो। अब मान लो इनकम है 18 lakhs। अगर इनकम टैक्स ऑन 18 lakhs, चलो फटाफट मुझे कैलकुलेट करके दो फटाफट। इज अ नेट टैक्स लायबिलिटी, हमें ढूंढनी है नेट टैक्स लायबिलिटी। सर एज अंडर 16 है। हाँ ये मारी જ વાત ચાલે છે। सर 3,66,600। ओके आंसर आया है 3,66,600। दूसरा आंसर आया है 3,52,500। मैडम सर वो तो टेस्ट काउंट करने के बिना आया 52,500। मैंने क्या पूछा था? नेट टैक्स लायबिलिटी। नेट टैक्स लायबिलिटी एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद है कि पहले होता है? पहले होगा। बाद में नेट नेट यानी सब कुछ खत्म हो जाना, फाइनल अमाउंट पेएबल। यानी हमेशा एग्जाम में अगर टैक्स पूछा है तो उसके अंदर एजुकेशन सेस ऐड ही देना है, हेल्थ एजुकेशन सेस। ओके सर, तो फिर ठीक है ना? 3,66,000। ओके चलो 3,66,000 एक 3,60,000 सोया 3,66,000 ही आ रहा है। 3,66,600। हाँ हाँ बराबर, मानव का। हम पब के साथ जाएंगे कैसे? तो यहाँ पे फर्स्ट 2,50,000 नील नील। नेक्स्ट हमारा स्लैब क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? 250 to 5 लाख। तो नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 5%, नहीं 12,000, सॉरी 12,500। फिर स्लैब है 5 to 10 लाख। 5 to 10 लाख तो आएगा नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर वो है 20% आएगा 1 लाख। एंड फिर 10 लाख अबव तो अभी बैलेंस कितना बचा? 8 लाख। उसके ऊपर कितना है? 30%। तो ये कितना हो जाएगा? 240,000। तो टोटल टैक्स 3,52,500 जिसमें ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 1,100। 14,100। तो फाइनल आंसर 3,66,600।
366,600. एक कचरा आ गया। ऐसा पूछेंगे सर एमसीक्यू में? हम पूछेंगे कन्फर्म। कहाँ गया? हेलो सर। हाँ सर ये जो 5 लाख से कम इनकम होगी तो 87A के अंडर में 12,500 हाँ, फिक्स वो रिबेट नहीं, मैक्सिमम यानी एक्चुअल टैक्स और 12,500 whatever is less, एक्चुअल टैक्स और 12,500। जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। हाँ सर एक बार लो बता दीजिए। हमारी इनकम है 4 लाख। हाँ, हमारी में 4 लाख रुपए, हमारी इनकम है 4 लाख रुपए। तो उसमें क्या आएगा कि फर्स्ट 250,000, तो यहाँ नील नील। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट स्लैब है 255 लाख, यानी उसमें आती इनकम 2,50,000, बट हमारी तो बची कितनी 1,50,000, क्योंकि हमें 4 के ऊपर ही गिनना है टैक्स। तो इसके ऊपर 5 है तो होगा 7,500। टोटल टैक्स कितना होगा 7,500। तो उसमें से माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500 मैक्सिमम है, बट यहाँ पे अमाउंट भी 7,500 है। तो 7,500 माइनस साक्षी। मतलब सर देखने आए तो 5 लाख पे तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। हाँ, वहां तक कोई टैक्स ही नहीं होगा, कहने का मतलब। हाँ ना करेक्ट। इन शॉर्ट हुआ ना। साक्षी कॉलेज के अंदर ये स्टार्ट हुआ चैप्टर? मैं नहीं अटेंड करया सर लेक्चर। नहीं सर, अभी तक तो कैश बजटिंग ही चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर ચાલે છે જો Okay. ખબર છે ત્યાં સુધી। ओके, हाँ, क्योंकि ये लिमिट है ना, ये जो 5,000 जो पैम्पलेट में लिख के अभी मिला, वो है एज पर असेसमेंट ईयर 2021। असेसमेंट ईयर 2021 के अंदर लिमिट थी 5,000 एंड असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर हो जाएगी आपकी, सॉरी उसके पहले 1920 में थी 5,000 और फिर गई तुम्हारी 12,500। यानी सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा असेसमेंट ईयर फॉलो करते हैं, बिकॉज अब लिमिट्स आर चेंजिंग बाय ईयर। क्योंकि अब तक मेरे पास कॉलेज के कॉपी आई नहीं है, मैं अपने वो कंफर्म करने का ट्राई करता हूँ, बट सिर्फ आप इतना ही इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि कौन सा असेसमेंट ईयर कॉलेज के सिलेबस के अंदर है, तो वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अनलो। हेलो सर, और एक डाउट है। हाँ, अगर उन्होंने क्वेश्चन में 1920 दिया हो अगर ईयर, नहीं नहीं, देखो वो कोई भी नहीं पूछ सकते सिलेबस के अंदर। वो जैसे ही उनका पैम्पलेट आएगा तो मान लो कि भाई 2021 है, हमारा ईयर ही याद रखना है हमें। पिछले 5 सर मैं 5 साल से नहीं पढ़ रहा हूँ, आप 5 साल से पढ़ा रहे हो, यानी सिलेबस के अंदर जो भी असेसमेंट ईयर होगा हमें वही असेसमेंट ईयर की प्रोविजन याद रखनी है। ठीक है, ओके। चलो, अब है बंदा 8 लाख की इनकम है और उसकी एज है 81 ईयर्स।
चलो मुझे टैक्स के बताओ। $60,000. ओके, एक आंसर आया 60,000. સર આમાં પણ પેલું ટેક્સ વાળું કરવાનું હેલ્થ નું. કરવાનું ને કેમ આવું કરે यार। चलो 4 से ऐड करके बता दे तो होगा 24। 60 to 400. 60 60 to 400. यस, कैसे कि भाई 5 लाख तक सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक टैक्स नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, 5 लाख से 10 लाख यानी कि 5 की इनकम, बट हमारे तो इनकम बची कितनी, 3 लाख। तो 3 लाख के ऊपर टैक्स कितना है, 20%। 20% के हिसाब से कितना होगा 60,000 एंड 60,000 के अंदर 4% ऐड करोगे 2400, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 62,400। तो टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर यस आपको सम होंगे। एंड जो मैंने आपको बताया ना कि भाई थर्सडे या फ्राइडे को जिसमें मेरा वीडियो लेक्चर है, उस दिन आपको 2 लेक्चर देखने। फर्स्ट लेक्चर जो है वो है रिवीजन ऑफ 80 80U, और देखना वहां पे समरी प्रेजेंटेशन मैंने अलग किया है। तो शायद पेम्पलेट वाला प्रेजेंटेशन समझ तो वो या वीडियो लेक्चर वाला प्रेजेंटेशन समझ में आए, दोनों में से जिस तरीके से भी आपको अपनी बुक में लिखना हो लिख सकते हो। एंड जो दूसरा जो सम है उसके अंदर ये टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर ही अलग अलग वो बना के मैंने ऑलरेडी सम डिस्कस किए हुए, वो शायद सम आपके पास अवेलेबल नहीं है। सम भी वीडियो को पॉज 3-3 लाइन के ही सम होते हैं इसी तरह, बट यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक सिंगल इनकम टोटल करके दे दिए। वहां पे ऐसा लिखा होगा कि भाई हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, बिजनेस कितनी है, गेन कितनी है, एंड आपको वो करना है। क्लियर? तो उस हिसाब से आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करने, हाँ वो हम डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ पैम्पलेट के अंदर, हम ऑफिशियली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ये सारे एग्जांपल मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक काम करो, मैं कैपिटल गेन की एक्सप्लेन कर दूं, हाँ वो भी इसी के अंदर है। चलो आ जाओ हम सेक्शन 54 डिस्कस कर लेते हैं। थियरी खत्म, यानी कल नेक्स्ट क्लास से अपने एग्जांपल चालू। સર આ એક્ઝામ સ્પેન્ડિંગ મની હા વાઇઝલી જે આપેલું છે આપણે સિલેબસમાં, हाँ 4 ટોપિક છે, સ્પેન્ડિંગ મની વાઇઝલી, taxation हाँ planning for personal income, financial हाँ planning and budgeting, borrowing for हाँ short term and long term personal needs. हाँ आई हाँ थिंक वो सिलेबस बोरोइंग सर, वाला टॉपिक हमारे अच्छा सिलेबस आ गया बस। ओके हाँ, तो जितने भी टॉपिक वो सारे टॉपिक हमारा ऑलरेडी अंदर यहाँ पे कवर्ड हो चुके हैं। आई थिंक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाला एक शॉर्ट टर्म हमारे पेम्पलेट में शायद नहीं है, बट वो तो भी आपको मैं ओरली बता दूं। हाँ आई विल अरेंज द मटेरियल फॉर द सेम, जल्द से मैं आपको इश्यू कर दूंगा कि भाई आपको अगर पैसे की जरूरत हो तो विच आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाओ तो लॉन्ग के लिए अगर हमें पैसों की जरूरत है तो हम कहाँ से जाते हैं, भाई बैंक लोन, दैट इज ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस। बट अगर शॉर्ट टर्म अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो पर्सनल लोन है, कैश क्रेडिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, मींस व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड, तो विच आर द ऑप्शन अवेलेबल टू यू, ऑप्शन अवेलेबल टू यू, उसके बारे में हमें डिस्कशन है, उसके बारे के अंदर हमें डिस्कशन, दैट इज अबाउट द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। एग्जाम्पशन, अगर गेन का चैप्टर लास्ट टाइम पे आपके सिलेबस में था ना, वो सिर्फ उतना मीनिंग ऑफ द टर्म कैपिटल एसेट्स, मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रांसफर एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, बस यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाता था, उसके आगे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं जाता था। बट उसके आगे अगर हमने कॉम्पिटिशन फाइंड आउट किया है, उसका मैं रफ कॉम्पिटिशन में आपको दूं कि भाई कैपिटल गेन का सम इस तरीके से सॉल्व होता है। अभी भी आपके सिलेबस में सिर्फ थियरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, माइंड। हाँ
यहाँ पे वर्किंग कैसे होता है कि अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो शॉर्ट कैपिटल गेन का वर्किंग होता है इट स्टार्ट फ्रॉम सेल्स कंसीडरेशन, उसमें से माइनस, लिखने की जरूरत नहीं है चलेगा, ये एक्स ऑन ट्रांसफर, तो हमें मिलता है नेट कंसीडरेशन, इसमें से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो हमें मिलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उसे माइनस होता है एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 के अलग अलग जो एग्जाम्पशन अगर एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो सेम वे अगर लॉन्ग टर्म की मैं करूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग कैपिटल गेन के अंदर होता है सेम सेलिंग माइनस एक्सपेंस यानी नेट कंसीडरेशन, उसमें से माइनस होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो हमें बचा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से भी अगर माइनस करते हैं हम एग्जाम्पशन, तो हमें नेट गेन मिल जाता है। ये अगर प्रैक्टिकली सॉल्व करना हो तो, और यहाँ पे जो एग्जाम्पशन माइनस करते हैं एग्जाम्पशन it is a part of your syllabus, this exemption it is a part of your syllabus। चलो आ जाओ, नोटबुक एक बार ओपन करो, मैं समरी लिख पाता हूँ ना उसी तरीके से आप लिख लो, सर मैं जिस तरह से समरी लिख रहा हूँ उस तरीके से। हाँ એટલે સ્ક્રીનશોટ નથી લેવાનો, લખવાનું જો હોશિયારી ના મારજો। હા સર તમે લખી લો ને ભાઈ, અમે કોપી કરી લઈશું। तो सबसे पहले फर्स्ट गिव द टाइटल एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। देखो आपके सिलेबस के अंदर जितने भी एग्जाम्पशन है ना वो इंडिविजुअल, हर एक एग्जाम्पशन इंडिविजुअल को अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये मिलता किसको है, ठीक है, इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल एंड HUF के मिलता है। कब मिलता है, ऑन a transfer of long term house। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए कितना पीरियड है देवांशी? सर लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 1 ईयर। नहीं, मैं बात कर रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी के लिए। 5 years। yes। 2 years। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास 2 साल के, यानी डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल, अगर ये पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 2 years शॉर्ट टर्म एंड मोर देन 2 years हो तो लॉन्ग टर्म। अप टू 2 years शॉर्ट टर्म, मोर देन 2 years हो तो लॉन्ग टर्म। ओके, अब इसके लिए आपको करना पड़ेगा, अरे यार ये बीच में कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना, इसके लिए हमें करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट इन हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि मकान बेच के अगर आपने मकान लिया, एक मकान बेचा है और उसके सामने अगर आपने मकान लिया तो आपको एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 मिलेगा। हाउस बेच के अगर आपने हाउस लिया, तो हमें एग्जाम्पशन कौन सा मिलेगा, सेक्शन 54 का। ओके, ये मकान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कब और कैसे करना है ध्यान से समझ लेना। मान लो ये हमारा डेट ऑफ ट्रांसफर है,
डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब जो तारीख को आपने मकान बेचा, जो तारीख को आपने मकान बेचा। तो अगर ये जो इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो 1 ईयर बिफोर या तो 2 इयर्स आफ्टर परचेज, यानी अगर कोई भी हाउस, ये जो है मैं थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं, आपको बोला ना कि आपने जो मकान बेचा, वो मकान के बदले में आपको मकान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, मकान बदले में आपको मकान में इन्वेस्टमेंट करना है। बट वो कब करना है, यानी जो तारीख को आपने घर बेचा, मान लो कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, आज डेट कौन सा हुआ, 5th हुई ना आज, 6th, ओके, तो 6 अप्रैल 21। तो अगर 6 अप्रैल 2021 को अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो ये जो नया मकान आपको जो खरीदना है, नया मकान के अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, वो कब करना है, 1 साल पहले। क्योंकि कई लोग ऐसा होता है, या हम मकान बेच के नया लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हमने मकान ले लिया और नए मकान के लिए पुराने मकान को बेच दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले खरीदा हो, बाद में ये बेचा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले बेचा एंड बाद में खरीदा हो। इसका मतलब 1 ईयर बिफोर एंड 2 इयर्स आफ्टर, ये 3 साल के पीरियड के अंदर, ये 3 साल के पीरियड के अंदर कभी भी अगर आप मकान परचेस करोगे, कभी भी आप मकान परचेस करोगे, आपको 54 का बेनिफिट मिलेगा, आपको 54 का बेनिफिट मिलेगा। एंड थ्री इयर्स फॉर अ कंस्ट्रक्शन। मकान अगर खरीदना हो तो 1 साल पहले या 2 साल बाद, 1 साल पहले या 2 साल बाद। अगर कंस्ट्रक्शन करना हो तो कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। हमने बेचा 6 अप्रैल को, तो ये 6 अप्रैल का 3 साल, हाँ 1 साल पहले नहीं, यहां पे पहले एंड बाद में देखो क्या है, परचेज। कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ बाद में है कि कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ, हाँ सर आफ्टर 2 इयर्स, मतलब ये डेट से लेके जो दूसरे 2 इयर्स हुए उसके बीच में, या फिर उन 2 इयर्स छोड़ के उसके बाद ना, ये पीरियड के बीच में, अप टू, ये लास्ट डेट है देखो, यानी यहाँ पे कौन सी डेट आएगी, यहाँ पे होगी 6 अप टू 2 होगा ना, मतलब सर 20, हाँ यहाँ पे होगा 5 अप्रैल 23, यहाँ पे कौन सी होगी 5 अप्रैल 24। ये तारीख तक आपका कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, ये तारीख तक आपका परचेज हो जाना चाहिए। ये तारीख के बाद, ये तारीख या ये तारीख के बाद, यानी यहां से लेके यहां तक कभी भी आपने मकान लिया, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। एंड कंस्ट्रक्शन ये तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब होना चाहिए, उसके लिए इनकम टैक्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी इसके 3 साल से पिछले आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वो चलेगा, बट ये तारीख तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इफ ऑल दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इफ ऑल दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, सॉरी एग्जाम्पशन मिलेगा, तो ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज ये जो निजामपुरा क्लास में बैठा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और मैंने इसको बेच दिया अगेन। अब एग्जाम्पशन, अब बोला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने 1 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची है और इसके ऊपर 25 लाख का टैक्स आता है, आपको भरना है। मैंने क्या बोला, नहीं मैं तो नई हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मैं नए हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा ना। बेनिफिट कब मिलेगा, अब हाउस खरीदने के लिए मेरे पास ऑलरेडी 2 साल का पीरियड है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी 3 साल का पीरियड है। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दिस पीरियड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है बताए, ये जो डेट होगी, ये डेट होगी हमारे प्रीवियस ईयर की, ये डेट होगी हमारे प्रीवियस ईयर की। तो ये प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 21-22, 6 अप्रैल 21, ये कौन से प्रीवियस ईयर में आती है, 21-22। तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 22-23, असेसमेंट ईयर क्या होगा, 22-23। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स,
ड्यू डेट ऑफ ITR, यानी कि ये जो हमने प्रॉपर्टी बेची है, ये ना ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म हाउस, उसके ऊपर मान लो आपका टैक्स आ रहा है, या आपका गेन लिखो ना, अभी तो गेन, आपको गेन हो रहा है 25 लाख का, 25 लाख का गेन हो रहा है, और वो उसके ऊपर अगर आप टैक्स ना भरना हो, उसके ऊपर अगर आपको टैक्स ना भरना हो, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये तारीख से लेके ये तारीख तक, ये तारीख से ये तारीख तक मकान खरीदो, या ये तारीख तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करो। अब जिस दिन आप ड्यू डेट ऑफ ITR, जिस दिन हम इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाएंगे, यानी इनकम टैक्स वाले बोलेंगे भाई आपका 25 लाख का हुआ है, उसके ऊपर आप टैक्स भरो, तो हम बोल देंगे सर हमारा सिलेबस में भी 54 હતું, मैं 2 साल के अंदर मैं प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, मैं 2 साल की प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, या मैं 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लूंगा, अभी मुझे करने की जरूरत है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रोको। अगर आपने ड्यू डेट ऑफ ITR तक, ड्यू डेट ऑफ ITR इनकम टैक्स रिटर्न का जो ड्यू डेट है, अगर तब तक आपने परचेज तो कंस्ट्रक्शन ना किया हो, तब तक अगर आपने परचेज या कंस्ट्रक्शन ना किया हो, तो ये तारीख को अमाउंट आपको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा कि भाई आप कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। मैंने बोला मैं पूरा 25 लाख इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। ओके, तो एक काम करो, ये 25 लाख बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दो, ये 25 लाख बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दो। अगर आपने ये तारीख को 25 लाख डिपॉजिट कर दिए, इनकम टैक्स वाले ऐसा मान लेंगे कि आपने मकान खरीद लिया या तो आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। इनकम टैक्स वाले मान लेंगे कि आपने, हाँ, फिर वो क्या, ये तारीख को पूछेंगे, ये तारीख को आपको नोटिस आएगी कि भाई परचेज की लिमिट आपकी खत्म हो गई है, क्या आपने मकान खरीदा, या कंस्ट्रक्शन की लिमिट आपकी खत्म हो गई है, क्या आपने कंस्ट्रक्शन किया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अर्पिता? यस सर, आ रही। हाँ, सब कैमरा स्टिल हो गया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो अगर ये पीरियड के अंदर, यानी कि या तो आपने परचेज किया, या तो आपने कंस्ट्रक्शन किया, या तो आपने डिपॉजिट किया, तो एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 आपको मिलेगा। हाँ, तो एग्जाम्पशन इज इक्वल टू amount of exemption is equal to whichever is less. Date to deposit money will be on before 5th April. No, ये डेट तक, यानी इससे पहले या बाद में, क्योंकि जब तक आपका गेन होगा नहीं, क्योंकि ये कौन सा, ये स्पेशल अकाउंट होता है, ये फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट को हम कहते हैं कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट। यानी बट ऑब्वियसली ये जो डिपॉजिट होगी ना, ये 5th अप्रैल को या 5th अप्रैल के बाद ही होगी, क्योंकि तभी आपका कैपिटल गेन हुआ है, और ड्यू डेट तक आपको ये डिपॉजिट करना है। तो अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इन्वेस्टमेंट, यानी कि मान लो आपका गेन कितना था 25 लाख, आपका गेन कितना था 25 लाख, तो हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है 25 लाख। वो 25 लाख का मकान खरीदो, 25 लाख का मकान कंस्ट्रक्ट करो। आपने 15 लाख का खरीदा और 10 लाख का किया, चलेगा। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ हाउसेस, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ हाउसेस। आपको कहने का मतलब, इनकम टैक्स वाले ऐसा कहते हैं, घर में से पैसा निकाल के अगर घर के अंदर डालते हो, आपको 1 भी रुपया टैक्स भरना नहीं है, आपको 1 भी रुपया टैक्स भरना नहीं है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? एग्जाम कब मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा? सर ट्रांसफर्ड एसेट कौन सी? लॉन्ग टर्म। हाँ सर, इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं होगा ना कुछ भी, मतलब नहीं, हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात,
रिद्धि, सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग असेसमेंट ईयर ऊपर હોય કે પ્રીવિયસ ईयर ऊपर? ऑलवेज असेसमेंट। देख जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा अभी की मैं बात करूं, अभी के, क्योंकि अभी 31 मार्च जस्ट कंप्लीट हुआ, 31 मार्च जस्ट कंप्लीट हुआ, तो अभी जो ईयर कंप्लीट हुआ वो कौन सा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ? ठीक है, 2021 प्रीवियस ईयर अभी कंप्लीट हुआ, वो कौन सा था? 2021। तो उसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 21-22। असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 21-22। एंड इसकी मेरी ड्यू डेट कौन सी होगी? ड्यू डेट ऑफ ITR 31 ड्यू जुलाई। डेट 31 जुलाई 2021। तो ये तारीख पहले ये डिपॉजिट कर देना है 31 जुलाई को, 31 जुलाई से पहले आपको ये पैसा परचेस ની ડેટ છે 5/23 અને ITR ની ડ્યू ડેટ છે 31 जुलाई 21, तो એ બંને मतलब વચ્ચેનો જે પીરિયડ છે એમાં ડિપોઝિટ કરીએ તો ચાલે 5/4/20। हाँ, यानी कहने का मतलब देखो, ये जो पीरियड है ना, ये जो पीरियड है यानी सेल हो जाने के बाद और डिपॉजिट से पहले, अगर ये पीरियड के अंदर आपने मकान खरीद लिया या आपने मकान कंस्ट्रक्ट कर लिया तो कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। बट मान लो वी आर वेटिंग फॉर दिस ऑप्शन, सर मैं तो 2 साल के अंदर खरीदूंगा या तो मैं 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज कि पहले पैसा डिपॉजिट करो, पहले पैसा डिपॉजिट करो, एंड वो डिपॉजिट में से परचेस करना या तो कंस्ट्रक्ट करना। क्लियर? यानी यहां पे मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? परचेस प्लस कंस्ट्रक्शन प्लस डिपॉजिट। आप तीनों कर सकते हो कि मान लो गेन था 25 लाख का, तो मैंने 10 लाख का एक छोटा सा टेनामेंट परचेस किया, उसी के ऊपर मैंने 10 लाख का कंस्ट्रक्शन किया, एंड 5 लाख रुपए मैं डिपॉजिट स्कीम के अंदर मैंने डिपॉजिट किया। सर आज तक ड्यू डेट तक तो सिर्फ मैंने ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया है, अभी सेकंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन होना बाकी है। तो अगर आपको ये 25 लाख का बेनिफिट लेना है तो 10 का परचेज हो गया, 10 का कंस्ट्रक्शन हो गया, तो एक काम करो 5 लाख रुपए डिपॉजिट के अंदर डाल दो, तो आपको पूरा 25 का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर और नॉट? एनीवन, किसी को कोई डाउट? हेलो सर, हाँ, अगर वो 5 लाख अगर डिपॉजिट नहीं करते हैं तो 20 का बेनिफिट तो मिलेगा? हाँ, तो मैंने बोला तो क्या होगा, देखो ये यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी? 25। गेन है 25 लाख, इन्वेस्टमेंट कितना है? 20 लाख। तो मैंने क्या लिखा है? विच इज लेस, 25 और 20, तो दोनों में से और कम कितना है? 5 बच्चे, फिर उस पर टैक्स पे करने का, उसके ऊपर कंपलसरी टैक्स पे करने का। फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैं बाद में, मैंने पहले उस दिन तो मेरी व्यवस्था कुछ नहीं थी बट बाद में मेरी व्यवस्था, ना वो नहीं चलेगा। यानी ड्यू डेट तक आप जो भी करने वाले हो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देना पड़ेगा। यानी अगर ये पीरियड के लिए जाना है, 2 पीरियड के लिए जाना है, तो डिपॉजिट करना आपके कंपलसरी, डिपॉजिट करना कंपलसरी। खबर पड़े सर, भूखा पेटे शू खबर पड़े? केयर कब का वेट कर रहा है सर, जल्दी हम टाटा बाय बाय बोलो और मैं भागू। उसकी शक्ल भी ऐसे दिख रहा है ना? तो ये खत्म नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुआ, ये तो हुआ एग्जाम्शन कि एग्जाम्शन कब मिलेगा। हाँ, अब जो एग्जाम्शन मिला ना, वो विड्रॉ भी हो सकता है, क्योंकि एसएससी बॉर्न इन इंडिया, जैसे कि मेरा ये एग्जांपल, मुझे ये प्रोविजन पता है कि हाल मेरे 25 लाख के ऊपर टैक्स ना भरना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नया प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा, मुझे नया प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा का मिनिमम 25 लाख का। अपने जीत से सेटिंग की थी, जीत जिस दिन मैंने अपना प्रॉपर्टी बेचा ना,
मैंने बेचा, कितना गेन हुआ? 25 लाख का। एक काम करना जीत, ये ले 25 लाख का चेक, तेरा मकान तू मेरे नाम पे कर दे, ऑन पेपर डीलिंग है। चलो, मुझे 25 लाख ड्यू डेट से पहले इन्वेस्टमेंट करना था, हाँ मैंने कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट डे एक काम कर जीत, तू 25 मुझे दे दे, अपना मकान तू ले जा। ओके सर, इसमें क्या पड़ा? हाँ, ये दो ट्रांजेक्शन करने में मेरे को लगेगा क्या? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अमाउंट ऑफ टैक्स तो कम है। अमाउंट ऑफ स्टैम्प वैल्यू है 2%, 3%, 4%, અને ટેક્સ આવે 20% ફ્લેટ, સરચાર્જ 4%। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी होशियार है, उन्होंने क्या बोला कि आपको जो एग्जाम्पशन मिला वो विड्रॉ हो जाएगा। कब? फर्स्ट, इफ अ न्यू प्रॉपर्टी, यानी कि जो नया हमने मकान लिया था ना जीत वाला, ट्रांसफर विद इन 3 ईयर, यानी जो नई प्रॉपर्टी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो प्रॉपर्टी आपको 3 साल तक अपने पास रखनी है, उसको आप बेच नहीं सकते। अगर बेच दिया तो पहले जो एग्जाम्पशन मिला था ना, पहले कितना एग्जाम्पशन मिला था? फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पशन मिला था 20 लाख का, पूरा का पूरा 20 लाख टैक्स, पूरा का पूरा 20 लाख टैक्सेबल। अगर 3 साल के अंदर नई प्रॉपर्टी ट्रांसफर दी तो, यानी कि अब से समझना, मुझे प्रॉपर्टी खरीदी का लास्ट डेट थी 5/4/23, हम लोग आपल्या वास्तु 5/4/23 नाच करी, हमने यही डेट को जाके मकान खरीदा। तो अब यहां से 3 साल गिनने के, यानी यहां से 3 साल कब होंगे? 5 अप्रैल 26। ठीक है, जब मैं कॉलेज में लेक्चरर था ना, हाँ समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, 2 मिनट। हाँ, तो मैं जब कॉलेज में लेक्चरर था तो उसमें टाइम पे तो ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकली पूछे जाते थे। अभी इतना अच्छा है कि आपके सिलेबस में सिर्फ थियरी है, इसलिए वो टेक्निकल के अंदर नहीं जाता। तो हाँ, मैं सिर्फ शॉर्ट के अंदर वो खत्म कर दूं कि एक नया प्रॉपर्टी अगर आपने 3 साल के अंदर बेच दिया तो आपका ये गेन विड्रॉ हो जाएगा। दूसरा, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट इन अ डिपॉजिट। मान लो हमने 10 लाख का खरीदा था, 10 लाख का करेक्शन किया एंड बैंक में डिपॉजिट किए थे 5 लाख, मान लो 5 लाख हम यूज नहीं कर पाए, 5 लाख में से 3 लाख का हमने खर्चा किया, 2 लाख का खर्चा किया, 4 लाख का खर्चा किया, तो जितना बैलेंस बच गया दैट इज सेबल। जितना बैलेंस वो डिपॉजिट अकाउंट के अंदर बच गया, 2 साल या 3 साल की लिमिट जो तारीख तक हमें परचेज या तो कंस्ट्रक्शन करना था, बट सम हम वो नहीं कर पाए, तो बैलेंस अमाउंट इन अ डिपॉजिट, यानी कि अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, वो टैक्सेबल, इज चार्जेबल टू टैक्स। बट अनयूटिलाइज का मतलब क्या हो? दूसरा है 5 लाख रुपया हमने जो डिपॉजिट किया था ना बैंक के अंदर, हमने बैंक में डिपॉजिट क्यों किया था? परचेज या तो कंस्ट्रक्शन के लिए, बट उसमें से अपने 1.5 लाख का केटीएम लेके आ गए, लाख रुपए का आईफोन लेके आ गए, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए अनयूटिलाइज अमाउंट। यूटिलाइज का मतलब क्या हुआ? मकान के लिए यूटिलाइज किया, यानी मान लो आपने पैसा डिपॉजिट तो किया, बट इफ अमाउंट यूज फॉर एनी अदर पर्पस, अगेन इट इज चार्जेबल टू टैक्स। हेलो सर। हाँ सर, अगर उसको टैक्स पे नहीं करना तो मतलब एक्सपेंस बढ़ा भी सकता है ना? यानी अगर उसको वो 5 लाख है तो वो मतलब दूसरा कुछ भी लाया वो 5 लाख का, जैसे आपने बोला केटीएम, तो वो उसमें भी एक्सपेंस बढ़ा सकता है ना?
वैसा भी हो सकता है ना? नहीं, कुछ भी बढ़ाओ। इनकम टैक्स में ऐसा होता है कि तुम जैसे ही वो बैंक में डिपॉजिट किया ना, तो जिस दिन वो 3 साल की लिमिट खत्म होती है ना, तो इनकम टैक्स में से आपको नोट आएगी कि भाई आपको जो 25 लाख का एग्जाम्पशन मिला था, नाउ गिव मी द प्रूफ ऑफ दैट 25 lakhs यू यूटिलाइज फ्रॉम अ प्रॉपर्टी। यानी हमें वहां पे देना पड़ता है कि देखो सर, ये 10 लाख का दस्तावेज, ये मैंने मकान खरीदा था, ये 10 लाख का कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट, ये उसकी कॉपी, एंड 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए आपने विड्रॉ किए ना, तो वो 5 विड्रॉ करके किस किस बंदे को पेमेंट किया, उसकी रिसिप्ट। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। यानी सारे प्रूफ आपने दे दिए 25 लाख के, इसका मतलब आपको तो एग्जाम्पशन ऑलरेडी मिल ही गया था, अब टैक्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट मान लो अगर आप वो प्रूफ ना दे पाए, अगर वो प्रूफ ना दे पाए, तो पहले जितना बेनिफिट मिला उसमें से जितना जेन्युइन है उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना बच गया, जितना मान लो कि ना 25 के सामने आपने 20 लाख के प्रूफ दिए, 5 लाख का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो 3 साल के बाद बोलेंगे 5 लाख के टैक्स अभी आप भरो, 5 लाख के ऊपर अभी आप टैक्स भरो। क्लियर? यानी एक ही एग्जाम्पल 3+3 6 साल तक चलता है। તો ઇન્ટરેસ્ટ સાથે ટેક્સ ભરવો પડે કે પછી ના ના ના, એટલું બધું નથી કહેતા, નોર્મલ, પણ એ વખતે ટેક્સ રેટ વધી ગયો તો ટેક્સ રેટ વધારે પ્રમાણે ભરવો પડે, એ થઈ જાય। क्लियर? चलो, आज लिए बस इतना ही। लोग कतार में खड़े हैं, तो फटाफट ये मीटिंग को एंड करता हूं एंड दूसरी मीटिंग में जाओ। अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। बाय सर। बाय बाय।